आज हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल 23। ठीक है, हमने कल आर्टिकल 22 कंप्लीट कर दिया था। आज हम आर्टिकल 23 से स्टार्ट करेंगे। 23 में जो हमें दिया गया है दैट इज प्रोविजंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ये हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसमें बात करते हैं किसकी, प्रोविजंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो पहले बहुत ज्यादा ये चलता था जब कॉलोनाइजेशन वगैरह हुआ। ठीक है, मतलब कि कॉलोनियां बननी शुरू हुई, यानी कि यहाँ पर जो वेस्टर्न है वो यहाँ पे शासन करने लगा भारत में आके। तो उस समय स्थिति आ गई कि यहाँ से फोर्स्ड लेबर यहाँ से माइग्रेट करनी शुरू कर दी। यहाँ से वो उठा के कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन वगैरह जहाँ पर भी उनकी कंपनीज होती थी वहां पर उनको काम करने के लिए फोर्सफुली ले जाते थे, या फोर्सफुली इंडिया में ही काम करवाया जाता था। मतलब कि जो उनकी इच्छा के विरुद्ध होता था, जो वो काम करना चाहते थे वो काम भी मतलब कि नहीं करना चाहते थे, उस काम को उन्हें उनसे करवाया जाता था। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि दैट काइंड ऑफ इज लाइक दैट कि ट्रीटिंग द एनिमल लाइक ह्यूमन। और जो आदमी है उनका जो ट्रीटमेंट होता था वो कैसा होता था, जानवरों की तरह ही होता था एक तरह से। तो इन्हीं सभी से बचाने के लिए, या इवन दो कि ये जो फोर्स लेबर है ये हमारी जो आप बोल सकते हैं कि एक एक्सक्लूडेड क्लास थी हमारी सोसाइटी के, SC ST, तो उसमें भी ये काफी ज्यादा चलता था। यानी कि जो आप देखेंगे तो एक हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में पहले एक बेगार सिस्टम चलता था, बेगारी बोलते थे जिसको हम, है ना। उसमें क्या होता था कि जो लोअर तबका होता था सोसाइटी का, वो अपर के लिए फ्री में काम करता था। मतलब उनको फिर रोटी पानी दे दिया जाता था, रहने के लिए घर दे दिया जाता था, और बाकी काम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ता था। तो ऐसे सभी तरह के सिस्टम को खत्म करने के लिए सरकार ने हमारे पास यहाँ पे पोस्ट लेबर प्रोविजन एक्ट लाया। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब यहाँ पर इसमें कहा गया कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, इसका सब क्लॉज क्या, क्लॉज 1 क्या कहता है आर्टिकल 23 का क्लॉज 1, दैट की ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार। ठीक है, क्या है, बेगार, बेगारी सिस्टम है ना, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर्स आर प्रोहिबिटेड एंड एनी contraventions of this provision shall be an offense punishable in accordance with the law। यानी कि अगर इसके विरुद्ध कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि किसी भी कारणवश की जाती है तो वो हमारे संविधान के नियम और कानून के अनुसार पूरी तरह से प्रतिबंधित और निषेध है। और ऐसे के लिए कानून के अनुसार जो भी सजा का प्रावधान होगा वो सजा उसको दी जा सकती है। और यदि किसी व्यक्ति के साथ ये फोर्स लेबर की प्रैक्टिस की जाती है तो वो आपका जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और उससे पहले भी आपके पास एक प्रावधान है, वो है 226, जिससे कि आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। कहा जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। आपको कहीं पर भी आपने नाम बोला था, अभी मैं दोबारा भूल गया नाम। हाँ, यशपाल, हाँ मेरे को ओम प्रकाश याद आ रहा है, यशपाल। ठीक है, तो यशपाल जी, यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर हमारे पास मेजरली ये लिखा गया है कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 ये कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों को जानने के लिए कहीं किसी वकील वगैरह, दलील वगैरह की जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। देन और इसमें दूसरी बात यह कही है कि अगर राज्य यानी कि सरकार को कभी जरूरत पड़ती है आपसे काम लेने की, और आपको कंपल्सरी काम लिया जाता है, मतलब कि आप काम नहीं करना, आप बोलते कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन सरकार को उस समय जरूरत है तो आपसे काम लिया जा सकता है, सरकार आपसे काम ले सकती है। तो सरकार को इसके प्रति अधिकार है, लेकिन वो काम ऐसा ना हो कि वो किसी विशेष जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पे या क्लास के आधार पे आप वो काम ले रहे हैं। जैसे कि मान लो कि आपने बोल दिया कि भी यहाँ पे हमें आर्मी में कुछ मान लो कि जूते बनाने की जरूरत है, तो आप उसमें फोर्स कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, ये जो एक मान लो कि कौन है, जो शू मेकर आदमी है, ठीक है, इनकी एक अलग क्लास होती है, तो वो उन लोगों को फोर्स किया जाता है कि भाई आप फोर्सफुल यहाँ पे काम करो। तो एक क्लास के आधार, मतलब कास्ट के आधार पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिकली आपने बोला कि ये तो भाई तुम्हारा काम है, ये तो इसलिए तुम इस काम को करो। तो ये वाला काम सरकार फोर्सफुली नहीं करा सकती, मतलब कि इक्विवेलेंटली अगर सरकार बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के आपसे काम ले रही है तो वो सरकार का अधिकार है। मतलब किसी नेशन पर्पज से हो सकता है या किसी सिक्योरिटी पर्पज से हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि भाई आपसे कुछ इस तरह से सरकार बोल दे कि भाई आपको सरकार के लिए इन नाइट विजन करना पड़ेगा कि अगर कोई भी आपको ऐसी कोई वैसी कोई हरकत दिखती है बॉर्डर के पास है तो हमें इन्फॉर्म करे।
तो आप वहां पे एक तरह से विजनरी का काम करेंगे। तो ये सारे काम आपसे लिए जा सकते हैं, पर ये इसमें ऐसा नहीं होगा कोई आप फोर्स कर दो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, ठीक है, या किसी कास्ट को, किसी रेस को, रिलीजन को, धर्म के आधार पे, है ना, डोमिनेंसी कर दो, तो ये चीजें नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या चलता है, आर्टिकल 24। यहां तक समझ आया। आर्टिकल 23 क्या कहा, ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो जैसे अभी जो बच्चे होते थे वो स्कूल तो जाते नहीं थे, ठीक है। अब स्कूल नहीं जा रहे थे तो उनका क्या है कि उनको ज्यादातर फोर्सफुली कहाँ लगाया जाता था, काम करने लगाया जाता था। तो इसके लिए भी अधिकार ला दिया सरकार ने, मतलब कि उसको भी इंसर्ट कर दिया कि कोई भी बच्चा हमारा, ठीक है, वो फोर्सफुली काम नहीं करेगा, ठीक है। उसका क्या है कि फोर्सफुली काम नहीं होगा। कब, कितने से उम्र तक का, 14 साल तक का। यहाँ पर प्रोविजन दिया गया आपको कि आप 14 साल तक के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं करोगे, ठीक है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्रीज और माइंस और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई भी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट हो सकता है ना। हैजार्डियस कैसे, जैसे कि कोई मान लो कि इसकी पटाखे वगैरह बनाने की फैक्ट्री होती है, तो उसमें विस्फोट हो सकता है, या कोई अदर केमिकल वगैरह जहां पे लगता है कि कभी खतरा हो सकता है। तो ऐसे सभी तरह से आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, किससे, आर्टिकल 24 से, कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का काम नहीं लेंगे। यानी कि जब व्यक्ति का मतलब यहाँ पे मेरे पास है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, ना आप उनको होटल में काम में लगा सकते हैं, ना कहीं पर भी काम में लगा सकते हैं। फिर आपने देखा होगा जितने भी आप, जैसे ये नेपाली वगैरह हमारे यहाँ पे आते हैं, ढाबे वगैरह में काम करते हैं, अगर आप उनसे एज पूछेंगे, चाहे वो होगा 15 साल का, 16 साल का, वो बोलेगा सीधा कि मैं तो 20 साल का, 18 साल का हूँ। कभी वो सच्ची एज बताएंगे नहीं आपको। क्यों, उनको पता है कि भाई होटल में काम करना यहाँ इंडिया में मना है, तो इसलिए वो नहीं बताते अपनी एज कभी भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को हमें मिलती है, ठीक है। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 24 में इस चीज की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। मतलब कि अभी के समय में अभी इसकी काफी ज्यादा जरूरत हमें महसूस होती है। क्यों, क्योंकि अभी इसके कॉन्फ्लिक्शन हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशंस ऑफ रिलीजन। क्या लिखा गया इसमें, प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें यह कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, morality and health and to the other provisions of the part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagates the religion। मतलब कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार रहेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि इसमें स्टेट नहीं बाइंड कर रही है आपको। आपको स्टेट ये नहीं बोल रही कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म ही अपनाना है, या स्टेट ये नहीं बोल रही कि आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मान लो कि मुस्लिम धर्म अपनाना, सिख धर्म अपनाना, जैसे मान लो कि पंजाब हरियाणा में कि आप सिख धर्म ही अपनाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से, आपको लगता है, मान लो कि अभी भी जैसे सपोज करोगे अभी मेरा हिंदू धर्म है, मुझे अपनी इच्छा से लगता है कि मैंने क्या अपनाना, क्रिश्चियनिटी अपनानी, तो दैट इज माई ओन विल। आई मस्ट नॉट बी फोर्स्ड। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्रिश्चियन लोग फोर्स कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं, या मुझे मान लो कि वो उकसा रहे हैं, ठीक है, कि भाई आप हमारे धर्म में आओ, हिंदू धर्म के बारे में इस तरह से कुछ बोले, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं अपनी इच्छा से दूसरे धर्म में जाना चाहता हूं तो वो मेरी स्वतंत्रता है। वो मेरी कौन सी स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 वाली स्वतंत्रता है। उसमें दूसरा कहा गया है क्लॉज 2, ठीक है। दूसरा क्या है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉज। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि भाई इसमें जो अभी वर्तमान में जो हमारे कानून चल रहे हैं धर्म के प्रति, उसको नहीं हटाया जाए। जैसे हिंदू लॉ है, ठीक है, फिर मुस्लिम लॉ है, ये है ये, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी केस होते हैं मैरिज एंड डिवोर्स केस के, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, और जो मुस्लिम के उनके अकॉर्डिंग एक्ट होते हैं। तो अभी तक वो चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। इसलिए हम एक प्रयास ये कर रहे हैं, अभी जो हमारा प्रयास है कि हम यूसीसी को लाए, ठीक है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक देश एक कानून। क्या होगा, एक देश एक कानून, बिना किसी जाति धर्म क्षेत्र आधार के बेसिस पे डिवीजन करते हुए सभी के लिए कानून एक समान होगा, ठीक है। ना हिंदू होगा कोई, ना मुस्लिम होगा, ना कोई सिख होगा, अलग
कानून को फॉलो करने वाला, ठीक है। सभी पूरे के पूरी जितनी भारत की टेरिटरी होगी इसमें यूसीसी चलेगा। और इसको मेंशन कहाँ किया गया, सरकार को इसका दिशा निर्देश कहां से मिला, आर्टिकल 24 से। ये कहां पे लिखा गया हमारे पास, डीपीएसपी में। कहां लिखा गया ये, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इसके बारे में बताया गया कि आप अगर सरकार चाहे इन फ्यूचर, तो मतलब कि देखो ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता ने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि अगर सरकार को लगता है, अभी तो हमने फंडामेंटल राइट दे दिए, लेकिन अगर सरकार को फ्यूचर में लगता है कि हमें ऐसा कोई कानून लाना है जहां पर सभी धर्म जाति एक समान हो जाए, एक कानून चले, तो उसके लिए भी हम उन्होंने पहले से ही प्रावधान रखा है। कहां पर रखा है, डीपीएसपी में डाल के। ये डीपीएसपी क्या है, सरकार के लिए दिशा निर्देश है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे सोसाइटी के वेलबींग के लिए आप काम कर सकते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर यहाँ पे बातचीत की गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। और इसके साथ साथ अगर सरकार को जरूरत पड़ती है किसी विशेष कानून बनाने की, तो वो भी सरकार बना सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी का सब क्लॉज ए है, क्लॉज टू सब क्लॉज ए। क्या है, क्लॉज टू सब क्लॉज ए, ऐसे बोलते हैं सेक्शन टू सब सेक्शन ए, ठीक है। इस तरह से पढ़ सकते हैं आप इसको। तो इसमें रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब इसमें क्या मतलब बना इसका, कि जो सरकार है हमारी वो क्या कर सकती है, दे कैन रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक क्या हो गया, आर्थिक, फाइनेंशियल हो गया वित्तीय, और पॉलिटिकल हो गया राजनीतिक, ठीक है। नीतिक है ना, राजनीतिक, या अदर सेकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। क्या होगा, सेकुलर क्या मतलब, क्या, धर्मनिरपेक्ष गतिविधि, ठीक है, गतिविधि विच में बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मतलब कि धर्म के साथ अगर जैसे कोई आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक गतिविधियां जुड़ी हुई है, अगर सरकार को लगता है कि ये क्या ये कर रहे हैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन, या कुछ एक्स्ट्रा ही करप्शन फैला रहे हैं, पैसा ले रहे हैं लोगों से, ठीक है, जो अननेसेसरी लेना, तो उसके लिए सरकार उनको रिस्ट्रेन भी कर सकती है, उनको क्या रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, दोनों चीजें कर सकती है। उसको चैनलाइज करना कि कैसे चैनल, जैसे अब टेम्पल क्या रहा है उसको चैनलाइज कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, बहुत सारे मंदिरों को। और उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्ट करना, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जैसे मान लो कि मदरसे वगैरह चल रहे हैं, तो उसको अगर मान लो उसमें लगता है हमें कि इलीगल एक्टिविटी चल रही है या देश विरोधी एक्टिविटी चल रही है, तो उसको रिस्ट्रेन करना भी सरकार का अधिकार है, कानून ला सकती है सरकार उस समय, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया कि स्टेट कैन फॉर्म अ लॉ, ठीक है। फिर क्या आता है यहाँ पे, क्लॉज बी, सब क्लॉज बी में ये कहा गया प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर, किसके लिए, सामाजिक कल्याण। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है, सामाजिक कल्याण, एंड रिफॉर्म्स और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर्स टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। यहाँ पर ये भी कहा गया, जैसे हमारे पास क्या था, रिस्ट्रिक्शन थी ना, एक सोसाइटी, एक क्लास को हम टेम्पल 11 में कहीं पर भी एंटर होने के लिए बिल्कुल रिस्ट्रेन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है कि जो हमारे पास रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमने पब्लिक कैरेक्टर्स के कर दिए, मतलब जिनको हमने क्या घोषित कर कि ये सरकारी संपदा है और सरकार के अधीन ये चलेंगे, तो उसमें किसी को भी किसी तरह से कोई एक्सक्लूजन नहीं रहेगा, सभी सेक्शंस ऑफ हिंदू के लिए वो ओपन रहेंगे। बात समझ आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे हमारे पास लिखा गया है कि द wearing and carrying of kirpan shall be deemed to be the included in the professions of the Sikh religion। मतलब कि वैसे तो ये किस में आता है, वेपन में आता है, हथियार में आता है, लेकिन इसमें ये प्रावधान किया गया है कि इट शुड बी कंसिडर, कैसे कंसिडर किया जाएगी कि ये सिख धर्म के प्रोफेशन में है, कि भाई इसलिए ये प्रोफेशनली इसको रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे देश में बिल्कुल सख्त मना ना अपने पास किसी भी तरह का हथियार रखना, ठीक है, तो इसमें इनको ये अधिकार दे दिया, तो इसलिए वो रखते हैं। आपने देखा होगा हमेशा वो चाहे किसी पब्लिक प्लेस में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए। अभी मोदी जी के पास गए थे सिख, अपने मीटिंग की थी उन्होंने कुछ, है ना, तो उसमें पहली बार बहुत सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हुआ था इसका कि भाई मोदी जी ने उनको विद कृपान अलाउ किया,
उनको ये नहीं बोला कि भाई आप कृपान को बाहर रखो, बिना कृपान के आएंगे आप अंदर। तो सिक्योरिटी वालों को उन्होंने बोला कि इनको आने दीजिए, जो इनका धर्म के अनुसार जैसे भी इनकी इच्छा है वैसे मेरे पास आने दीजिए, और बैठे और बातचीत की, सारी चीजें सेम रही। तो ये एक अलग तरीके से सिस्टम चलता है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे नंबर 2 में कि इन सब क्लॉजेज बी, इसमें सब क्लॉज कौन सा, ये बी, ठीक है। ऑफ क्लॉज 2 द रेफरेंसेस ऑफ हिंदू शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडेड references to the persons professing the Sikh, Jaina, Buddhist religions and the reference to Hindu religious institution shall be construed accordingly। इसमें क्या आ गया कि जो हिंदू धर्म है ना, तो उसमें हिंदू धर्म केवल मात्र वो ही नहीं है हिंदू, इसमें हम इनको भी ले रहे हैं साथ में, किसको, सिख, जैन और बुद्धिस्ट को, कि भाई इनके लिए भी मतलब कि एक राइट्स रहेगा, मतलब कि प्रोटेक्टिव राइट्स रहेगा, इनको भी इसी धर्म के अनुसार आगे डील किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब यहाँ पे पहले तो हमने अभी आजादी की बात की, धर्म की आजादी, लेकिन अभी उसके प्रबंधन, धर्म को प्रबंधित करने के लिए आर्टिकल 26 किसकी बात कर रहा है, प्रबंध, समझ रहे आप राहुल, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे दैट इज कि आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम्स ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर्स। सबसे पहला क्या है इसमें, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक क्या है, मतलब सार्वजनिक, ठीक है। moralities and health, every religious denominations or any sections thereof shall have the right। कौन कौन से राइट है उनके पास, इनको कहा गया कि भाई इसमें सभी के पास सेक्शंस, एनी डिनोमिनेशंस और एनी सेक्शंस के पास अधिकार रहेंगे। कौन सा अधिकार रहेगा, पहला लिखा है टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, कि उनके पास क्या अधिकार है कि वो एक तो किसके लिए, धार्मिक धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, दूसरा चैरिटेबल पर्पस के लिए, जैसे कि मान लो सिख धर्म क्या ज्यादातर चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं, तो चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। मतलब कि मैंने बोल दिया कि भाई मैंने यहाँ पे एक मंदिर बनाया, ये मैं धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, तो इसलिए इसकी मैं स्थापना करना चाहता हूँ, तो आई एम फ्री, ठीक है, नोबडी कैन रेस्ट्रिक्ट मी। दूसरा इसमें क्या कहा गया है, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। मतलब कि अगर मैं खुद से, जैसे भी मैं अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, मैनेज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं खुद से रिस्पॉन्सिबल हूँ, और साथ ही साथ मैं खुद से अपने तरीके से उसको आगे बढ़ा सकता हूँ, नो रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरा कहा गया टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड, ठीक है, मतलब कि इसमें एक्वायर प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं हम, ठीक है। साथ ही टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो आर्टिकल आता है 27, उसमें कहा गया फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि क्या आप धर्म पर, किसी धर्म के प्रमोशन पर क्या कोई टैक्स लगा सकते हैं, क्या टैक्स इंपोज किया जा सकता है सरकार के द्वारा, क्या टैक्स कलेक्शन की जा सकती है इसके ऊपर। तो इसमें क्या कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस the proceeds of which are specifically appropriated in payments of expenses for the promotions or maintenance of any particular religion or the religious denominations। कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लो कि जैसे यहाँ पे भंडारे लगते हैं नवरात्रि में, ठीक है, तो या ईद लग रही है, तो ऐसी स्थिति में, दोनों स्थिति में क्या होगा कि अगर उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, वो बोलते हैं कि आपको कंपल्सरी, जो संजौली में रह रहे हैं, क्योंकि संजौली के सभी बंदे कहाँ आते हैं, ढिंगू माता मंदिर में भंडारा खाने आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए संजौली में जितने भी लोग हैं वो भंडारा, मतलब कि नवरात्रि से पहले पहले अपना टैक्स जमा कर ले। कितना करे जमा, कम से कम 500 रुपया तो जमा करे, क्योंकि आप लोग तो 8-9 दिन भी चले जाओगे खाने, जाते हो भंडारा खाने, जाते हो, जाते हैं ना, तो बढ़िया टेस्टी खाना बनता है ना। तो इस मतलब कि उतना अगर आप होटल में खाएंगे तो आपको कितने का पड़ेगा, वो बढ़ेगा आपको 500 रुपए का खाना एक दिन का, है ना, तो वहां पर मिल रहा है फ्री में। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये बोला जाए कि आपको टैक्स देना पड़ेगा इसके बदले। तो ऐसे कंडीशन में आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि धर्म के किसके लिए, प्रमोशंस के लिए,
कि आपको स्पेसिफिकली कहा जाता है, फोर्स किया जाता है, टैक्स इम्पोज किया जाता है कि आपको से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर द पर्टिकुलर ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर आप रिस्ट्रेन मतलब स्टेट आपको प्रोटेक्ट करती है कि आपको किसी तरह से फोर्स नहीं किया जाएगा। इच्छा से आप देना चाहते तो आप वो लाखों में भी दे सकते हैं, देते ही है लोग। नवरात्रि में आपने देखा हो स्पेसिफिकली कि 10-10 लाख का भंडारा भी करवाते हैं लोग, है ना, डोनेट करते हैं पैसा। ठीक है, वो अपनी इच्छा है आपकी, ठीक है, पर आप स्टेट आपको इस तरह से बाइंड नहीं कर रही, ठीक है, यहाँ पर आपके पास अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंट एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी चली रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे कहता है कि इसमें आपने पहला पॉइंट देखना, आपने पहला पॉइंट कहता है कि नो रिलीजियस instructions shall be provided in any educational institution wholly maintained out of the state fund। मतलब कि जैसे आप कॉलेज वगैरह में जाते हो, ये स्टेट कॉलेजेस है, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, तो क्या वहां पर किसी विशेष धर्म की पूजा पाठ आपको सिखाई जाती है? नहीं, वहां तो सब कुछ एक समान है, ठीक है, वहां ना कोई धर्म की पूजा होगी, ना किसी धर्म के बारे में बात होगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहा गया कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, मतलब कि किसी विशेष धर्म के बारे में वहां पे आपको कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये पहला, मतलब कि वो किससे होना चाहिए, वो फुली स्टेट ओन्ड फंड से, स्टेट से आ रहा हो पैसा, ठीक है। दूसरा, इसमें लिखा गया नथिंग इन क्लॉज 1, मतलब कि क्लॉज 1 के अनुसार जो है उसके बावजूद क्या है, shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowments or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institutions। मतलब कि अब इसके अलावा ये तो फुली फंडेड है, लेकिन दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है कि यदि फुली फंडेड ना होके सिर्फ सरकार क्या कर रही है, उसका प्रशासन देख रहा है, प्रशासनिक गतिविधियां देख रही है, ठीक है, क्या देख रही है, प्रशासनिक गतिविधि देख रही है, बाकी जो उसका मैनेजमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो कोई किसी पर्टिकुलर ट्रस्ट या किसी एंटिटी के द्वारा, अदर एंटिटी के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पर उस इंस्टीट्यूशन में ये जरूरी हो जाता है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, तो वहां पर वो दी जा सकती है। ये किसमें कहा गया है, क्लॉज 2 में कहा गया। क्लॉज 1 में रिस्ट्रेन किया गया है, क्यों, क्योंकि वहां पर फुली स्टेट ओन्ड है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होनी, ठीक है, क्या है, प्रशासन को ही देखा जा रहा है स्टेट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लॉज 3 कि जो बात करता है दैट इज नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी religious instruction that may be imparted in such institutions or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached thereto unless such persons or if such persons is minor his guardian has given his consent thereto। जैसे बच्चे आते हैं, माइनॉरिटी के बच्चे आते हैं और इसमें स्कूल्स कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि वो बच्चे मतलब कि वहां पर मान लो कि जैसे अब प्रेयर वगैरह हम सिखाते हैं कि भगवान तू ही है सब कुछ, है ना, तो ऐसे हम सिखाते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण वगैरह सिखाते हैं हमारे स्कूल्स वगैरह, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि अगर मान लो कि उनके किसी दूसरे धर्म के बच्चे आ जाते हैं, वो माइनर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनके माता पिता या गार्डियन कोई भी असेंट देता है कि भाई हाँ इनको ये प्रेयर वगैरह में सारी चीजें कर सकते हैं, अटेंड करे तो वो कर सकते हैं, तो वहां पर क्या असेंट होना जरूरी है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, किसी बच्चे को, मतलब ऐसे नहीं होगा कि जैसे एक का केस था, अभी मैं केस का नाम तो भूल गया हूँ, बट उसमें एक बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ने जाता है, और वो फिर वहां पर राष्ट्रीय गान वगैरह नहीं गाता, और साथ ही साथ दूसरे जो जितने भी ये प्रार्थना वगैरह होती है, ठीक है, वो भी नहीं सिंग नहीं कर रहा था। तो वो कैसे था, वो बस प्रेयर में होता और बिल्कुल स्टैंड बाय, ऐसे बिल्कुल जो एक्टिंग एक्शन पूरा करता, सिर्फ वो वर्बली बोल नहीं रहा था, ठीक है, मतलब दूसरे के ऊपर केस हो गया, उसको एक्सपेल कर दिया स्कूल से कि आपको तो डेकोरम फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप दूसरे स्कूल में चले जाइए जहां पर आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है, फिर यहाँ पर इस अनुच्छेद के अनुसार उसने ये बोला कि भाई मैं जो डेकोरम है स्कूल का उसको तो फॉलो कर रहा हूँ, भले मैं क्या है वर्बली बोल नहीं रहा,
तो आपका जहां पर एक तरफ बोलने का अधिकार दिया गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि आपको चुप रहने का अधिकार भी है, आप बिना बोले भी रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिना बोले भी रह सकते हैं। तो आप कीप साइलेंस इज ऑल्सो है ना राइट, कि भाई मैं तो बोलना नहीं चाहता, बस मैं, हाँ अगर मैं उसमें किसी तरह की गतिविधियों में कोई मतलब दखल कर रहा हूं या उन गतिविधियों को रोक रहा हूं, तो उसमें आप कह सकते हैं मेरे को। तो उसमें कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो सारी एक्टिविटी कर रहा है लेकिन सिर्फ बोल नहीं रहा था, तो बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक चीज है सामने आती है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, ये मेजर है। ठीक है, यहां पर क्या पढ़ेंगे हम? प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन है हमारे पास? ऑल द पीपल्स हु हैव लेसर पॉपुलेशन देन दैट ऑफ द हिंदू। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में सबसे अधिक अगर पॉपुलेशन है अभी वर्तमान में तो किसकी है? हिंदूज की है। तो बाकी इससे जो नीचे की पॉपुलेशन वो माइनॉरिटीज में आएगी। ठीक है, चाहे वो सिख है, जैन है, या बुद्ध है, या मुस्लिम है। ठीक है, और जितने भी आगे जैन बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? किस में आएंगे? माइनॉरिटीज में, राइट। यहां पे लिखेंगे सेक्शन 1 में क्या बात कही गई है? एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट thereof having a distinct languages, scripts or culture of this own, or culture of its own shall have the rights to conserve the same। क्या मतलब कि किसी भी तरह से, मान लो कि अगर देश का कोई भी सेक्शन है, कोई भी सिटीजन जो भारत देश के अंदर रह रहा है, तो उसके पास अपने राइट्स रहेंगे। क्या रहेंगे? राइट्स रहेंगे। ठीक है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना वो केस वाला, तो यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति को ये कह के नहीं हटा सकते कि आप किसी विशेष धर्म से हैं, आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा नहीं कर सकते आप किसी के साथ। ठीक है, एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी अदर ऑफ देम। जैसे आपने सुना होगा कि पहले बी आर अम्बेडकर जी को क्या करा जाता था? कक्षा से बाहर बिठाया जाता था उनको, मतलब कि जब वो पढ़ते थे ना तो उनको जो अपर क्लास होती थी उनके साथ बैठने का मौका नहीं दिया जाता था, उनको क्लास से बाहर बैठाया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक अछूत जाति से संबंध रखते थे। तो ऐसी स्थिति में अब ये तो अभी तक वर्तमान तक चल रहा था, तो अभी तक हमने क्या करा कि भाई अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या तो स्टेट ओन्ड है पूरी तरह से या स्टेट फंड से रन कर रहा है और उसको एड आ रही है, ठीक है, तो ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस में किसी भी व्यक्ति को आप केवल और केवल मात्र धर्म, जाति, प्रजाति के आधार या भाषा के आधार पर आप उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते। आपको उसे भी उतने ही सम्मान के साथ सभी तरह के अधिकार देने पड़ेंगे। किसमें? पढ़ने लिखने में। ठीक है, एजुकेशन में, कि वो भी सभी के साथ एक समान तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके और शिक्षा के से संबंधित जितने भी अधिकार है वो समान रहेंगे सभी के लिए। बात समझ आती है? आती है समझ की नहीं आती? ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आर्टिकल 30। कौन सा आता है? आर्टिकल 30। ये क्या कहता है? ये दो पॉइंट आ गए ना समझ सभी को। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो आप कहते हैं ना कि भाई इनके तो अलग से चलते हैं, मदरसे वगैरह चलते हैं, तो यहाँ पर माइनॉरिटीज के पास भी अधिकार है। जैसे या बुद्ध धर्म के मठ बनाते हैं, तो सभी के पास अपने अधिकार है कि वो अगर चाहे तो अपना अलग से कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है उसका स्थापना कर सकते हैं, संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। बट इसमें क्या कहा गया क्लॉज 1 में? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पे भी हो सकती है माइनॉरिटीज, कि मैंने कि पूरे भारत में मान लो हिंदी और इंग्लिश चलती है और वो उनकी कोई तीसरी लैंग्वेज है और वो ना हमारे को समझ आ रही ना किसी और को समझ आती, वो सिर्फ उन्हीं को समझ आती, तो माइनॉरिटी की लैंग्वेज बेसिस पे shall have the right to establish or administer educational institution of their own choice। मतलब कि वो अपनी चॉइस, अपनी इच्छा से, मतलब कि जो भी जिस भाषा में वो इम्पार्ट कर सकते या जिस धार्मिक गतिविधियों से वो कर सकते, तो ऐसा कर सकते हैं वो कौन? सिर्फ माइनॉरिटी। कौन कर सकते हैं? ये माइनॉरिटी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें और जोड़ दिया, इसमें एक पार्ट और जोड़ दिया, सब क्लॉज ए। ठीक है, क्या जोड़ दिया? क्लॉज 1 फिर सब क्लॉज 1A जोड़ दिया। इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड
or administered by a minorities referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogates the rights guaranteed under that clause। अब इसमें कहा गया कि अगर मान लो कि कभी ऐसे भी हमें जरूरत पड़ जाती है ना कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ी है या वहां से हमने कुछ फोर लाइन निकालना है या कुछ और करना कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है, ठीक है, तो वहां पर हमने वो प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके जो भी उनके राइट्स है, the right granted to them that shall not be hampered, मतलब कि वो क्या होने चाहिए, वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए, उनके अधिकारों के साथ किसी तरह का कोई हनन ना हो। ऐसा ना हो कि भाई आपने उनको बोल दिया कि एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट देंगे आपको, फिर आपका रिहैब कर देंगे या दूसरी जगह आपको कहीं रिहैब करते हैं, आपने वहां से भी उठा दिया और डिमोलिश कर दी उनकी प्रॉपर्टी और दूसरी जगह उनको रिहैब भी नहीं करवाया। तो ये सारी चीजों के लिए आपके पास यहाँ पे क्लॉज 1A जोड़ दिया गया आर्टिकल 30 में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज क्लॉज 2, द स्टेट शैल नॉट इन granting aid to the educational institutions and discriminating against any educational institutions on the ground that if it is under the management of the minority whether based on the religion or लैंग्वेज, यानी कि चाहे धर्म के आधार पे हो चाहे भाषा के आधार पे हो, तो सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी कि भाई उनके लिए ये क्या करे कि भाई सरकार ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि उनको कोई स्पेशल एजुकेशनल एड वगैरह प्रोवाइड करनी है ना, ये सारी चीजें इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगी सरकार इनके अगेंस्ट। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, भेदभाव, मैंने कि प्रताड़ना, प्रताड़ित नहीं करेगी किसी भी तरह से। तो ये आर्टिकल 30 तक की कहानी हमने यहाँ तक समझ ली है, ठीक है, क्या समझा हमने यहाँ तक आर्टिकल 30 की कहानी समझी है, ठीक है। सर इसके नोट्स भी तो यार आर्टिकल 1A जो कराया था आपने इसमें कराएंगे आप इसको बंद करना तो वहां से